चलिए देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फैक्चुअल है। ऐसा क्वेश्चन कि शायद अगर आप लोग आज के बाद कभी भविष्य में 10-12 साल बाद भी इसको देखते हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है? लॉ ऑफ लर्निंग नो किसने सर। दिए हैं? मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया भी है, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ लर्निंग सिर्फ थॉर्नडाइक ने दिए हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक थॉर्नडाइक के ही माने जाते हैं, इसलिए थॉर्नडाइक का नाम यहाँ पर आता है। कभी अगर आप पढ़ाने लगे किसी को लॉ ऑफ लर्निंग तो आप ये जरूर बताएं आप, क्योंकि बच्चों में मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए ना। फिर उसका बाद में बच्चा पढ़ता है बुक में कि पावलोव ने भी दिए हैं, स्किनर ने भी दिए हैं, कोहलर ने भी दिए हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि अरे ये तो मैडम ने बोला था कि सिर्फ थॉर्नडाइक ने दिए हैं और देखो यहाँ दिख रहा है कि सभी ने दे रखी है। जरूर क्या, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। अधिगम के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो नियम हैं दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला तो आपका है प्राइमरी, जिसका आप पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में कौन कौन से आते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने ये टेस्ट दे दिया है उसके लिए ही ये वीडियो काम का है। अगर नहीं दिया है तो फिर सारे आंसर पता चल जाएंगे, फिर आपका कोई फायदा नहीं टेस्ट देने का, है ना। इसलिए टाइम से दे दिया करो आप। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं? देखो, कल एक क्वेश्चन था आप लोगों का, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कितने हैं? प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग 3 है। सेकेंडरी कितने हैं? वो सेकेंडरी हैं इसलिए उसकी काउंटिंग नहीं है। ठीक है, कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि 7-8 है, कहीं पर ऐसा है कि 3-4 है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मुख्य रूप से जो है वो देख लीजिए। लॉ ऑफ एनालॉगी, सादृश्य का नियम बोलते हैं इसको हम, समझा रखा है अगर आपको। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। ये जो लर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एलटी यूकेएलटी हो, चाहे आपका यूटेट हो, चाहे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर उनमें भी आपका आता है ना। तो इसके बाद आपका है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। याद होगा आप लोगों को, है ना, कल ही तो पढ़ा है। एंड फोर्थ, लॉ ऑफ एटीट्यूड। तो ये कुछ 4 लॉज हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं इनके सेकेंडरी लॉज। और भी अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, बट फिलहाल ये है क्वेश्चन आपसे। जब ये पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ लर्निंग कितने हैं तो वो 3 है, क्योंकि लॉ ऑफ लर्निंग प्राइमरी लॉज को मानते हैं। ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ये इन्हीं से एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम क्वेश्चन का एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो सके। अभी तो आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है, कल सब पता है आपको। इन फ्यूचर कभी आप जब ये वीडियो देखेंगे तो हालांकि आपके पास तो लेक्चर वीडियो भी है, बट एग्जाम से 2 दिन पहले जब आप क्वेश्चंस के फॉर्म में इन वीडियो को देखेंगे तो आपका एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग कंसिस्ट ऑफ सब लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज। निम्न में से किस अधिगम के नियम के अंतर्गत उपयोग और अनुपयोग का उपनियम शामिल होता है? तो आपको बताया है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। अब अभ्यास करोगे तो लॉ ऑफ यूज हो गया, तो आपको क्या रहेगा, जो आपकी लर्निंग हो क्या रहेगी, आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। अभ्यास नहीं करोगे तो क्या जाएगा, आपका डिसयूज हो जाएगा, तो आपकी लर्निंग क्या है, आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, फॉरगेटिंग हो जाएगी। ठीक है, यूज और डिसयूज का जो लॉ है ये आपका फॉरगेटिंग में भी पढ़ते हैं इसको। कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रैक्टिस आपकी होगी डेली डेली, हम कोशिश कर रहे हैं 10 से 15 जितने क्वेश्चन हो पाए। आज 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो हमारा सिर्फ लॉ ऑफ लर्निंग था। और लॉ ऑफ लर्निंग में इतने क्वेश्चन बन जाना वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग इस बात को मानते होंगे ना।
विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब जो क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं लॉ ऑफ लर्निंग के, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपका, है ना। बहुत रेयर होगा कोई क्वेश्चन ऐसा बन पाए अलग से, मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे वहां पर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी लॉ। ठीक है, प्राइमरी लॉस कौन कौन से होते हैं अभी अभी बताया है आपको ऊपर रिवीजन में। लॉ ऑफ इफेक्ट प्राइमरी है, रेडीनेस प्राइमरी है, एक्सरसाइज प्राइमरी है। तो लॉ ऑफ एनालॉजी क्या है आपका, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक नियम कह लीजिए, है ना। कौन सा है आपका, एनालॉजी। तो निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रमुख नियम नहीं है, लॉ ऑफ एनालॉजी प्रमुख नियम नहीं है, बाकी तीन तो आपके प्रमुख नियम होते हैं। कोई भी डाउट कहीं पर भी हो आपका तो आप इंटरप्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको कोई डाउट हुआ। हेमंत सर आपका एक डाउट था, मैं अभी क्लियर कर दूंगा आंसर में, ठीक है। आपने वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं था एक्चुअली, ठीक है ना। क्लियर हो गया था डाउट या अभी है ही। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रांगली सपोर्ट एनवायरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन एज अ मेन कॉज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद जो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये हमेशा वातावरण को ही प्रमुख मानता है किसी बच्चे के अधिगम में। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया स्ट्रांगली सपोर्ट, विशेष रूप से, ठीक है, या प्रमुख कारक मानता है। तो कौन है वो, बिहेवियरिज्म। बाकी सब भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व देता है इस बात पर व्यवहारवाद देता है। चलिए, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी कल ही बताया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी का संबंध किससे है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी का संबंध किससे है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी जो है उसका संबंधित थॉर्नडाइक के अधिगम के द्वितीयक नियम से है। और वो द्वितीयक नियम कौन सा है, सादृश्यता का नियम या फिर लॉ ऑफ एनालॉजी, ठीक है ना। अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। आपको क्यों नहीं हुआ फिर, पहले हॉस्पिटल चले गए सीधा, मेरे को कुछ याद नहीं है, स्कूल में था। अरे गधे हो आप लोग, लेट होने की जगह आप लोग माइक का ध्यान रखा करो, हाँ, फिर खाली क्या सिस्टम होती है बीच में। चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कहीं पर भी कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा आप लोग। कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन था हेमंत सर आपका डाउट वाला। हेलो, देख रहे हैं आप, हेमंत सर हैं क्लास में, नहीं है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो हेमंत सर अभी हैं उपस्थित? कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो अधिगम का अनुबंध सिद्धांत आप पढ़ेंगे, आप आज सारे सिद्धांत पढ़ेंगे आज आप, ये है ना कि आज की क्लास में हमने सारे सिद्धांत खत्म करने हैं। तो अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है, ये भी ध्यान रखें आप। सबसे पहले पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग है इनकी। वॉटसन, इनकी भी क्लासिकल कंडीशनिंग है ना। दोनों का सेम है, वॉटसन और पावलोव का जो कंसेप्ट है वो दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और स्किनर का भी क्या है आपका, कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, बट उसका क्या है, अलग थ्योरी है थोड़ी सी, आज सब पढ़नी है आपने, हाँ। तो अधिगम का अनुबंध सिद्धांत किस नियम से संबंधित है, कल बताया था आपको मैंने, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इससे संबंधित है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना उसमें, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको याद होगा पावलो का लॉ, तो क्या होता है कि जो डॉग है वो पहले तो फूड को देख करके, किसी का माइक फिर ऑन हो गया है, ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। और फिर उसके बाद क्या है, सिर्फ बेल की साउंड में क्या होता है, सलीवा स्कैनिंग की जो लार होती है वो टपकने लगती है ना। तो फूड और बेल में वैसे कोई सिमिलरिटी नहीं है, बट दोनों से रिस्पॉन्स क्या है, सेम मिल पा रहा है, ठीक है। और यही चीज आपकी एसोसिएटिव शिफ्टिंग से है, क्योंकि उसने पहले देखा कि
बेल बजने पर फूड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन उसने स्थापित कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है। सिगमंड फ्राइड इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है, जिन्होंने मन का विश्लेषण किया। 3 पार्ट में इसको उन्होंने किया है ना, डिवाइड किया है। क्या है? कॉन्शियस यानी कि चेतन, अवचेतन यानी अवचेतन को अचेतन भी कह सकते हैं आप, सबकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन, है ना। वर्तमान में जो मनोवैज्ञानिक है वो अवचेतन पर बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, और कई लोगों का मानना है कि 2 ही डिवीजन होते हैं, पहला चेतन, दूसरा अवचेतन। ठीक, अचेतन को वो नहीं मानते आजकल जो वैज्ञानिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन ये सिगमंड फ्राइड आपके सिलेबस में है नहीं, हाँ, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। अ टीचर स्टार्ट्स डिस्कसिंग, ये थोड़ा सा एक कोशिश की है आप लोगों के लिए व्यवहारिक प्रश्न देने की, जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आपने देखे होंगे तो। अ टीचर स्टार्ट्स डिस्कसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास विद देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक शिक्षक है, आप ही शिक्षक हैं, आप क्लास में जाते हैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली जो डिस्कशन है आपका वो कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है उससे रिलेटेड ही होगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए कि अधिगम के किस नियम का पालन कर रही है शिक्षिका? तो विच लॉ ऑफ लर्निंग शी इज अप्लाइंग। जब आप क्लास में जाकर के बच्चों से बातचीत करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? बच्चों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ध्यान केंद्रित कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं पढ़ने के लिए। यस और नो? प्लीज टेल मी। तो यस सर। ये होता है तत्परता का Yes. नियम। यही बात कल आपको मैंने बताई भी है। आगे बढ़ते हैं, एक और सिचुएशनल क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है मैंने, देखते हैं कितनों ने सही किया है ये। सम स्टूडेंट्स थिंक that trigonometry do not help them in real circumstances, ये हम समझते ही हैं, and their learning for the subject declined. Which law of learning do you think applied in this case? कुछ छात्रों का मानना है कि त्रिकोणमिति उनके वास्तविक परिस्थितियों में उपयोगी नहीं है। अब जब उपयोगी नहीं है, बच्चे ने पढ़ लिया और देख रहे कि उसके काम ही नहीं आ रहा है वो चीज, है ना, तो क्या होता है कि वो दोबारा उसका अधिगम करता नहीं है, ऑकरेंस नहीं होती उसके अंदर, रीऑकरेंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। आपके विचार में कौन सा अधिगम नियम लागू होगा? बताइए। लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने जो पढ़ा, बच्चा देख रहा है कि वो उसके काम ही नहीं आ रहा है, जो प्रभाव था वो पड़ा ही नहीं बच्चे पर। सकारात्मक प्रभाव चाहिए ना, जब अधिगम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या चाहिए? जो बच्चा सीख रहा है बच्चे काम आना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप उदाहरण के लिए, जैसे आपने स्कूटी सीखी, तो स्कूटी आपके काम आ रही, तो आप क्या करेंगे? बार बार स्कूटी को यूज करेंगे। आपने घर में अगर प्रॉफिट एंड लॉस सीखा है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन सीखे हैं आपने, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन सीखे हैं, उसका यूज कर रहे हैं आप शॉपिंग वगैरह में, तो आपकी वो जो मेमोरी है वो बनी रहेगी और आप दोबारा से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब यूज कर रहे हैं मेमोरी बनी रह रही है तो वो तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आपको काम आ रहा है और आपको सीखने का और मन कर रहा है उसको, ठीक है, तो ये आपका है प्रभाव का नियम। तो जब बच्चा ये सोचता है कि कोई चीज उसके काम नहीं आ रही है और वो उसको सीखना बंद कर देता है, तो ये क्या है? प्रभाव नकारात्मक प्रभाव। आप तैयारी कर रहे हैं यूटेट की, सीटेट की, एलटी की, लेक्चर की, पेपर 1 की, नेट के, आपने देखा कि सिगमंड फ्राइड के क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं, तो आपने सिगमंड फ्राइड को पढ़ना ही छोड़ दिया। आपने देखा कि जीन पियाजे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आ रहे हैं, तो आप जीन पियाजे को और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसे तो होता है ना? क्यों? जो आपको काम आता है उस पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, जो काम नहीं आता है तो फोकस नहीं करते। तो यही आपका प्रभाव का नियम। काम आया मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट है, नहीं आया तो मतलब नेगेटिव इफेक्ट। फॉर नो इफेक्ट कह सकते हो उसको। फॉर स्टेबल लर्निंग विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल यू प्रेफर। एक स्थायी अधिगम के लिए निम्न में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? क्या आप बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देंगे? अगर अधिक से अधिक आप अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ना? देख रहे हैं ना आप?
गिव रिवार्ड फॉर डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर होने पर पुरस्कार दे रहे हैं, तो क्या है, इफेक्ट मिल रहा है बच्चे को। समझ में आ रहा है, यस और नो? हेलो, हाँ यस सर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टू पनिश वेन एवर फाइन, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, टू पनिश वेन एवर लर्निंग, सॉरी वेन एवर फाइंड इन इनएप्रोप्रिएट लर्निंग, वेन एवर इनएप्रोप्रिएट लर्निंग होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उचित अधिगम ना होने पर दंडित करना, ठीक है। वेन एवर फाइंड, ये था आपका वेन एवर फाइंड, इनएप्रोप्रिएट एक साथ था आपका, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको। हाँ, जो आप देखते हैं कि जो आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चा सीख नहीं रहा है और उसको आप पनिश कर देते हैं, ठीक, लेकिन आपने ये भी ध्यान देना है, देखो जब भी आप एग्जाम में आंसर दोगे तो आपने ध्यान देना है कि पनिशमेंट अलाउड नहीं है, और पनिशमेंट अलाउड नहीं है इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या आपका सिर्फ ए और बी रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया? नेगेटिव रेनफोर्समेंट लिखा होता है यहाँ पर तो चल जाता, लेकिन पनिशमेंट लिखा हुआ है तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं होगा। आई होप कि कुछ क्लियरिटी हुई होगी आप लोगों की। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नहीं तो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, प्लीज। एनी क्वेश्चन? सर रिजल्ट का पता चल